In last video, you have learned about Ladakh and Kerala. Now, in this video, we will comparison between Ladakh and Kerala. अगर आप देखें कि आपने लास्ट वीडियो जो है उसके अंदर लद्दाख और केरला के बारे में अलग अलग रूप से पढ़ा, लेकिन अब हम लद्दाख और केरला को जोड़कर इन दोनों के बारे में कि ये किस तरीके से एक दूसरे से डिफरेंट है और किस तरीके से एक दूसरे के सिमिलर हैं। ठीक है, कि हाउ दे आर डाइवर्स टू ईच अदर एंड हाउ दे आर सिमिलर टू ईच अदर। आपको पता है, जैसे आपने समीर 1 और समीर 2 की जो स्टोरी पढ़ी, उसमें आपने देखा कि जो दोनों का वे ऑफ स्टाइल है, वे ऑफ लाइफ स्टाइल, लाइक लिविंग, लाइक लैंग्वेज, लाइक फूड, लाइक अर्निंग, ठीक है, तो वो उन दोनों का क्या था, अलग अलग था। लेकिन उन चीज़ों में कुछ बातें ऐसी भी थी जो दोनों की सिमिलर थी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम देखें कि भाई दोनों की भाषाएं अलग थी, लेकिन भाषा तो थी ना, बोलते तो थे वो, यानी कि सिमिलर क्या हुआ, बोलना उनका, उनका जो स्पीकिंग ऑफ वे जो था वो अलग अलग था, लेकिन बोलते तो दोनों थे। ऐसे ही जो दूसरा है कि वे ऑफ ईटिंग, कि भाई एक जो है वो इंडियन फूड खाता है, लाइक वेजिटेरियन फूड खाता है, तो दूसरा क्या खाता है, नॉन वेज खाता है, लेकिन दोनों का एक काम तो चल रहा है, खाने का। तो वो क्या हो गई, उनकी सिमिलरिटीज हो गई। तो ऐसे ही लद्दाख और जो केरला जो है, इनकी कुछ डिफरेंसेस अगर हमारे पास हैं तो कुछ हमारी इन सिमिलरिटीज़ भी हैं। और ये जो हमारे पास डिफरेंस और सिमिलरिटीज़ जो होती है, वो किसी भी जगह की जियोग्राफिकल फीचर्स, हिस्टोरिकल फीचर्स और उनकी कल्चरल फीचर्स के ऊपर डिपेंड करती है। कि हम अगर किसी जगह पर रहते हैं तो हमारा वे ऑफ लिविंग, वे ऑफ स्पीकिंग, वे ऑफ ड्रेसिंग, वे ऑफ ईटिंग, हर एक चीज़ हमारी अलग है। तो वो किसके कारण होती है, हमारी जगह की जियोग्राफिकल फीचर के कारण, हमारे कल्चर के कारण, हमारी हिस्ट्री के कारण। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर कंपैरिजन करते हैं लद्दाख एंड केरला के बीच में। बोथ द प्लेसेस आर एट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्रीज, कि दोनों ही जो पार्ट हैं लद्दाख एंड केरला, दोनों ही है तो हमारे देश में ही, दोनों ही हमारे देश के पार्ट हैं, लेकिन डिफरेंट पार्ट है। तो ये क्या हो गई, इसकी डाइवर्सिटी हो गई, डाइवर्स हो गया, यानी कि ये इनकी एक अलग बात हो गई। और वो किसके कारण हुई, जियोग्राफिकल फीचर के कारण। हैविंग डिफरेंट जियोग्राफिकल फीचर्स बट बोथ रीजन्स हैव सीन सिमिलर कल्चरल इन्फ्लुएंसेस। इन दोनों की जियोग्राफिकल फीचर्स के कारण, इन दोनों की स्थिति के कारण, कि एक नॉर्थ में है तो दूसरा साउथ वेस्ट में है, तो इनके जियोग्राफिकल फीचर के कारण ये दोनों डाइवर्स है। लेकिन दूसरी साइड ये दोनों ही जगह जो है, ये दोनों ही रीजन जो है, वो हमें सिमिलर दिखाई देते हैं बाय देयर कल्चरल इन्फ्लुएंसेस, इनके सांस्कृतिक प्रभाव के कारण। अब व्हाट टाइप ऑफ कल्चरल इन्फ्लुएंसेस आर देयर, बोथ आर इन्फ्लुएंस्ड बाय चाइनीज एंड अरब ट्रेडर्स, कि इन दोनों ही जगह पर चाइनीज़ लोगों का और अरब ट्रेडर्स का, कि जो चाइना से जो ट्रेडर्स आते थे इंडिया में, अरब से जो ट्रेडर्स आते थे, मतलब अफ़गानिस्तान से जो यहाँ पर ट्रेडर्स जो आते थे, यूरोपियन कंट्रीज़ से जो ट्रेडर्स यहाँ आते थे, उनका प्रभाव यहाँ पर पड़ा। तो दोनों ही जगह पर चाइना से और यूरोपियन कंट्रीज़ लाइक अरब से यहाँ पर व्यापार करने के लिए लोग आते थे। ठीक है, नाउ geography of Ladakh is favorable for sheep rearing
and their wool attracted traders, whereas the geography of Kerala allowed for the cultivation of spices. कि दोनों ही जगह पर ट्रेडर्स आते थे, लेकिन किस किस लिए? व्यापार करने के लिए। अब जो व्यापार जो हो रहा है वो दोनों ही जगह पर अलग अलग है। लद्दाख जो था वो फेवरेबल है अपनी शीप रियरिंग के कारण, अपनी वूल के कारण, अपनी पश्मीना शॉल्स के कारण। और ये क्या है? इसकी जियोग्राफी है कि भाई यहाँ इस जगह की जियोग्राफी ही ऐसी है कि यहाँ पर शीप रियरिंग ही हो सकती है। अगर हम यहाँ पर कल्टीवेशन करना चाहें तो यहाँ कल्टीवेशन नहीं होगी। लेकिन दोनों ही जो जगह है वो अपनी अपनी जियोग्राफी के कारण, अपनी अपनी जो जगह है, अपना अपना जो एनवायरनमेंट है, इनकी जो यहाँ की क्लाइमेट है, तो दोनों ही अपनी क्लाइमेट के कारण, अपने एनवायरनमेंट के कारण, यहाँ की जो जियोग्राफिकल फीचर्स हैं उनके कारण अलग अलग टाइप का ये व्यापार करते हैं। लेकिन मेन क्या है दोनों में कि ये दोनों के दोनों ही जो जगह है ये व्यापार कर रही है, ट्रेड कर रही है। देयर आर मैनी बैकग्राउंड्स ऑफ देयर इकोनॉमिकल कंडीशंस, कि इन दोनों की जो बैकग्राउंड जो है, इनका इकोनॉमिक कंडीशंस का, जो इनकी आर्थिक दशाओं का जो बैकग्राउंड जो है वो दोनों का ही क्या है? अलग है बाय देयर जियोग्राफी फीचर्स। ठीक है। तो दूसरी साइड अगर हम केरला को देखते हैं तो ये फेमस है अपनी कल्टीवेशन ऑफ स्पाइसेस, यानी कि मसाले की कल्टीवेशन के लिए। दोनों ही जगह कल्टीवेशन हो रहा है। वहाँ पर क्या हो रहा है? शीप रियरिंग हो रही है। तो इधर की साइड क्या हो रहा है? कल्टीवेशन ऑफ स्पाइसेस हो रहा है। ठीक है। तो ये दोनों के दोनों क्या है? अपने लिए फेवरेबल कंडीशंस को देखते हैं उनकी एनवायरनमेंट के द्वारा, उनकी क्लाइमेटिक कंडीशंस के द्वारा। ठीक है। So we can say that every place has their background like history, geography and way of life, यानी कि कल्चरल बैकग्राउंड। तो हम कह सकते हैं कि जो भी किसी भी जगह की जो डाइवर्सिटी जो होती है उसका मेन कारण उसकी हिस्ट्री, उसकी जियोग्राफी और उसका लाइफस्टाइल, यानी कि उसका कल्चर हो सकता है। और ये जो डाइवर्सिटी जो हमें इंडिया में देखने को मिलती है ये मात्र इंडिया में ही नहीं है, बल्कि विश्व के हर एक जगह पर ऐसी ही डाइवर्सिटी मिलती है। ठीक है। पर देखा जाता है कि हमारे इंडिया के अंदर ये डाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि समय समय पर यहाँ देश विदेश से लोग आते रहे और वो अपना प्रभाव हमारे ऊपर छोड़ते रहे। ठीक है। नाउ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अब हम देखते हैं कि हम डाइवर्स हैं, अलग हैं, लेकिन फिर भी हमारी डाइवर्सिटी के अंदर क्या है? यूनिटी है। अब अलग अलग है फिर भी हम यूनिटी में हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? अब हम यही सोचेंगे ना कि हम अभी तो हम कह रहे हैं कि हम अलग अलग हैं, और अलग अलग होते हुए भी हम लोग साथ कैसे हो सकते हैं? ठीक है। तो उसको अभी हम देखते हैं। डाइवर्सिटी इज अवर स्ट्रेंथ, कि ये जो डाइवर्सिटी जो है ये हमारी ताकत है। बताओ, अलग अलग भी हैं और अलग अलग होते हुए भी हम पावरफुल हैं, मजबूत हैं, संगठित हैं। तो वो कैसे पता चलता है कि हम डाइवर्स होते हुए भी यूनिट में हैं, यूनिटी में हैं, जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, स्ट्रेंथ में हैं? तो वो कैसे पता चलता है? देखिए, during the British rule, people from different cultural, religious and regional backgrounds came together to oppose them. जब ब्रिटिशर्स यहाँ रूल करते थे तो यहाँ के डिफरेंट कल्चर, अलग अलग लाइफस्टाइल में रहने वाले लोग, अलग अलग रिलीजन को मानने वाले लोग,
अलग अलग रीजन में रहने वाले लोग, रीजन मतलब कि जो जम्मू एंड कश्मीर में हैं, या हमारे वेस्ट में रहने वाले लोग हैं, या हमारे ईस्ट में रहने वाले लोग हैं, या हमारे वेस्ट में रहने वाले, मतलब हमारे ही देश के नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, ठीक है। तो इन सभी जगह में रहने वाले जो लोग जो हैं, उन लोगों ने बढ़ चढ़कर हमारी इंडिया को इंडिपेंडेंस बनाने के लिए, आज़ाद कराने के लिए ब्रिटिश सर से, तो उन्होंने क्या किया, यहाँ के युद्ध में जो ब्रिटिशर्स को बाहर निकालने के लिए जो भी रैलीज जो निकाली गई, उनका जो भी हमने जो भी अपोज जो किया उन लोगों के खिलाफ, तो उन सब ने क्या किया, मिलकर डिफरेंट कल्चर के लोगों ने, डिफरेंट रिलीजियस ने, डिफरेंट रीजनल बैकग्राउंड्स के लोगों ने साथ आए और उनको क्या किया, अपोज किया, उनका यहाँ से बाहर निकालने के लिए उनका विरोध किया। ब्रिटिश थॉट दैट दे कुड डिवाइड इंडियंस ड्यू टू डाइवर्सिटी, कि जो ब्रिटिशर्स जो थे वो सोचते थे कि डाइवर्सिटी के कारण, इंडिया की डाइवर्सिटी के कारण हम इंडियन लोगों को अलग अलग कर सकते हैं, और उनका यही सोचने का जो तरीका था वो ही इनकी लैकनेस का कारण बना। उन्होंने सोचा कि यहाँ तो डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट रिलीजन को मानते हैं, डिफरेंट उनका बैकग्राउंड है, तो हम उनको ना उनके बैकग्राउंड के आधार पर, उनके रिलीजन के आधार पर, उनके कल्चर के आधार पर आपस में उनको लड़वाएंगे और उनके ऊपर रूल करेंगे। तो कुछ समय तक तो वो करते रहे, लेकिन कब तक करेंगे, ठीक है। तो लोगों के अंदर अपने आप ही जागरूकता आई, अब अपने आप ही अवेयरनेस आई, और उसी अवेयरनेस के आते ही लोगों ने एक होना शुरू कर दिया और अंग्रेजों को यहाँ से बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो उनका जो देश से बाहर निकलने का एक मेन कारण था हमारा, वो क्या थी, हमारी स्ट्रेंथ, कि जब हम सब लोग एक साथ मिल गए, साथ हो गए, तो उनको मजबूर होना पड़ा हमारे यहाँ से बाहर जाने के लिए। बट द पीपल शोड हाउ दे कुड बी डिफरेंट and yet be united in their battle against the British। और लोगों ने दिखा दिया कि भले ही हम डिफरेंट हैं, भले ही हम डाइवर्स हैं, भले ही हम डिफरेंट कास्ट से बिलोंग करते हैं, भले ही हम डिफरेंट कल्चर को बिलोंग करते हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड को बिलोंग करते हैं, लेकिन फिर भी जब भी कभी अगर ब्रिटिशर्स के खिलाफ युद्ध करने की बात आएगी तो हम सब क्या हैं, यूनाइटेड हैं, जुड़े हुए हैं, कि अगर हमारे देश पर किसी भी तरह की कोई विपत्ति आएगी, कोई मुश्किल आएगी, अड़चन आएगी, तो उस समय हम सब एक हैं। आप यहाँ पर एग्जाम्पल ले सकते हैं, इंडियन क्रिकेट टीम का भी ले सकते हैं, कि जब भी हमारा भारतीय मैच किसी अन्य देश के साथ होता है, तो हम टीवी पर के सामने जब हम बैठे हुए होते हैं, तो बस हमारे मन से एक ही आवाज़ निकलती है, इंडिया इंडिया। तो वो किस कारण निकल रहा है, और हम अलग अलग बैकग्राउंड से हैं, अलग अलग कास्ट से हैं, अलग अलग कल्चर से, लेकिन फिर भी हम किसको बिलोंग कर रहे हैं, इंडिया को बिलोंग कर रहे हैं। और हमारे अंदर बस एक ही भावना होती है कि बस कौन जीतेगा, इंडिया जीतेगा, ठीक है। हैं कि हमारे देश के अंदर जो ये यूनिटी आई है वो किसके कारण आई है, बाय द सॉन्ग्स एंड सिम्बल्स। एंड व्हाट टाइम, अमर्ज ड्यूरिंग द फ्रीडम, कि जब यहाँ पर फ्रीडम के लिए लोगों ने एक होना शुरू किया, ठीक है। तो जो हमारे सॉन्ग्स हैं, सिंबल्स हैं, उसके द्वारा हमारे देश के लोगों के अंदर यूनिटी आई, and they serve as a constant reminder of our country's rich traditions of respect for diversity. For example, story of Indian flag,
इंडियाज़ नेशनल एंथम, कि हमारे जो नेशनल सॉन्ग्स हैं, सिंबल्स हैं, उनके कारण हमारी जो इंडिया का रिच ट्रेडिशन है, कौन सा रिच ट्रेडिशन है वो? डाइवर्सिटी को रेस्पेक्ट करने का, कि हम अलग अलग हैं फिर भी हम अपनी इस डाइवर्सिटी की रेस्पेक्ट करते हैं। तो हमारी इस डाइवर्सिटी की रेस्पेक्ट करने का जो ट्रेडिशन जो है वो बहुत ज़्यादा रिच है, और ये हमें रिमाइंड कराता है कि हम सब अलग अलग होने की बजाय सब एक साथ हैं। जब भी कभी हमारे इंडिया के विरोध में कोई भी बात आएगी तो हम सब एक हो जाएंगे, और हम एक हैं। तो ये हमें किसके द्वारा पता चलता है? हमारे इंडियन फ्लैग के द्वारा और हमारे इंडियन नेशनल एंथम के द्वारा। अब हम देखें कि हमारा जो इंडियन नेशनल फ्लैग है उसके द्वारा कैसे पता चलता है। हमारे इंडियन नेशनल फ्लैग में हम 3 कलर्स यूज़ करते हैं, सैफ्रॉन, वाइट एंड ग्रीन। आपको पता है सैफ्रॉन कलर जो होता है वो ब्रेवरी के लिए भी होता है, और दूसरी साइड अगर हम किसी रिलीजन को लेकर अगर चले तो वो किसके लिए होता है? इंडियन लोगों के लिए। जो वाइट कलर जो होता है वो किस को बिलोंग करता है? पीस को बिलोंग करता है। और अगर हम दूसरी साइड में देखते हैं तो वो किसको दर्शाता है? क्रिश्चियन लोगों को। ऑन द थर्ड साइड अगर हम देखें ग्रीन कलर को, तो जो ग्रीन कलर है वो हमारी प्रोस्पैरिटी के लिए संबंध होता है, हमारे मान सम्मान के लिए होता है, और वो कौन से रिलीजन को बिलोंग करता है? मुस्लिम धर्म को। ठीक है, तो हमारा जो इंडियन फ्लैग है, हमारे इंडियन नेशनल फ्लैग के अंदर सभी धर्मों को, लोगों को मान सम्मान दिया गया है, सभी लोगों के धर्म को उसके अंदर शो किया गया है, दिखाया गया है। तो जब हम धर्म के आधार पर हमारे इंडियन नेशनल फ्लैग में एक हैं तो हम अपने देश में अलग कैसे हो सकते हैं? तो ये हमारा जो नेशनल फ्लैग है ये हमें दर्शाता है कि हम भले ही अलग अलग धर्म से बिलोंग करते हों लेकिन फिर भी हम सब इसी इंडिया का एक पार्ट हैं। भले ही हम अलग अलग जगह रहते हैं, अलग अलग खान पीन को अपनाते हैं, अलग अलग रहन सहन को अपनाते हैं, अलग अलग कल्चर को अपनाते हैं, लेकिन फिर भी हम सब क्या है? एक है। तो ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल है वो हमारा क्या है? इंडियाज़ नेशनल एंथम, हमारा राष्ट्रीय एंथम है, जो जिसके अंदर एक लाइन आती है, पंजाब सिंध गुजरात मराठा। तो ये जो लाइन है ये शो करती है हमारी जियोग्राफिकल फीचर्स को, कि हम इंडिया के अंदर अलग अलग पार्ट में रहते हैं। कोई गुजरात में रहता है, तो कोई मराठा यानी कि महाराष्ट्र में रहता है, तो कोई सिंध में रहता है। ठीक है, तो ये क्या दिखा रहे हैं? हमारे जियोग्राफिकल फीचर्स को दिखा रहे हैं कि हमारी इंडिया की जो जियोग्राफिकल फीचर्स है वो अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी हम सब क्या हैं? एक हैं। तो ये जो सॉन्ग्स हैं, जो ये सिंबल्स हैं, सिंबल्स लाइक इंडियन फ्लैग एंड सॉन्ग लाइक इंडियन नेशनल एंथम, तो ये हमें दिखाते हैं कि हम अलग नहीं हैं बल्कि हम सब एक हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल हमें मिलता है जवाहरलाल नेहरू जी की बुक से। ठीक है, इन हिज बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू सेज दैट इंडियन यूनिटी इज नॉट समथिंग imposed फ्रॉम द आउटसाइड बट रादर इट was समथिंग डीपर एंड विद इन इट्स फॉल्ट the wider tolerance of belief and customs was practiced and every variety acknowledged and even encouraged। कि जो जवाहरलाल नेहरू जी की जो पुस्तक है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इसके अंदर जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि हमारे जो इंडियन यूनिटी जो है वो कहीं बाहर से हमारे ऊपर इम्पोज नहीं की गई है, बाहर से नहीं थोपी है, किसी ने दूसरे देश से आकर नहीं थोपी है कि आप लोगों को एक साथ रहना है। नहीं, ये सारी जो
सहनशीलता की जो भावना आती है, जो एक होने की जो हमारे अंदर भावना आती है, वो हमारे अंदर गहराई से है, गहराई से यानी इमोशनल है हमारे अंदर, हमारे इमोशन से जुड़ी हुई है एंड विद इन इट्स फोल्ड, और ये बहुत ज़्यादा गहरी है कि जिसको हम ख़त्म नहीं कर सकते हैं। और ये जो हमारे अंदर जो ये किसी भी धर्म को लेकर, किसी भी रहन-सहन को लेकर, कल्चर को लेकर, लैंग्वेज को लेकर, जो हमारे अंदर जो यूनिटी है, जो एकता जो है, वो आज से नहीं है, बल्कि वाइडर टॉलरेंस कि हम पुराने समय से ही, बहुत पहले से ही हम क्या रहे हैं, सहनशील रहे हैं। और इसी सहनशीलता के कारण जो हमारे बिलीव्स हैं, जो हमारे कस्टम्स हैं, उनको हम आज तक मानते हैं कि हमारे जितने भी धर्म हैं, हम अलग अलग धर्म को मानते हैं, अलग अलग रीति रिवाजों को अपनाते हैं। हमारे देश में इतने सारे लोग रहते हैं, वो सारे के सारे अपने अपने विश्वास के आधार पर, अपने अपने कस्टम्स के आधार पर सभी के सभी एक दूसरे को एक्नॉलेज करते हैं और एनकरेज करते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को बढ़ावा देते हैं और एक दूसरे के जो विचार हैं उनको ग्रहण करते हैं, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे के साथ एडप्टेशन में रहते हैं। एडेप्टेशन मतलब कि हम हर एक चीज़ को जहाँ हम रहते हैं उसको धीरे 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 अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग बना लेते हैं और वो एनवायरनमेंट फिर हमारे लिए बेनिफिशियल बन जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से जो हमारे यहाँ पर जो डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के, लैंग्वेज के, बैकग्राउंड के, कल्चर के जो लोग हैं, वो हमारी लैकनेस का नहीं बल्कि हमारे पावर का सोर्स बन जाती है और इसी कारण से दूसरे देश के लोग हमारे ऊपर दोबारा से शासन करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। ठीक है, नाउ नेहरू जी कॉइन्ड द फ्रेज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। जो हम एक फ्रेज पढ़ते हैं, फ्रेज होती है लोकोक्ति की, जो हम एक लोकोक्ति पढ़ते हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी कि विविधता में ही क्या है, एकता है। ठीक है, कि जो हम अलग अलग हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी हम सब क्या हैं, एक हैं। तो ये जो फ्रेज जो आज हम पढ़ते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी की, तो वो किसके द्वारा लिखी गई है, नेहरू जी के द्वारा ही लिखी गई है, जिसको आज हम पढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इन नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न मोर अबाउट दिस चैप्टर। ओके, थैंक यू।